नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बेसिक सा टॉपिक यहाँ पे देखने जा रहे हैं जो इथिक्स और मोरालिटी। आपने कई बार सुना होगा जीएस पेपर 4 में जो फाउंडेशनल कंसेप्ट है वो फाउंडेशनल कंसेप्ट है इथिक्स एंड मोरालिटी। इससे लिंक काफ़ी सारे और एस्पेक्ट रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है इथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, उन दोनों में कुछ लिंक है या नहीं है। जो पीवाईक्यू एनालिसिस है उससे हमें पता लगता है कि इथिक्स और मोरालिटी पे काफ़ी ऐसे सवाल डायरेक्ट और इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। अगर हमें इस बारे में कंसेप्चुअल क्लियरिटी रहती है तो हम एप्लीकेशन बेस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि 2023 में मेंस में एक क्वेश्चन था, वहाँ पे रिगार्डिंग अ मोरल इंटेग्रिटी, मोरल इंट्यूशंस, रीजनिंग, मोरल रीजनिंग, ये सब चीज़ों के बारे में पूछा गया है। अब आपके इथिक्स और मोरालिटी के बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो आप एप्लीकेशन लगा के भी ये सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको इथिक्स और मोरालिटी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इथिक्स और मोरालिटी आखिर में होता क्या है। पहले देखते हैं कि इथिक्स बेसिकली क्या है दोस्तों। तो ये इसका ओरिजिन देखते हैं कि ग्रीक एक वर्ड है जहाँ से आया है, इथोस से डिराइव हुआ है इथिक्स, जिसका मीनिंग है कंडक्ट, कैरेक्टर, कस्टम, सिमिलर वे में, सिमिलर फैशन में यूज हो रहा है। तो यहां से हमें पता लगता है कि इथिक्स मतलब क्या है। एक सिंपल लेमन टर्म में समझते हैं कि इथिक्स जो है वो सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान में रखिए। आगे जब मोरालिटी भी देखेंगे तो वहाँ पे भी की टर्म्स जो रहेंगे, यहाँ पे सोसाइटी की टर्म है। तो इथिक्स है सोसाइटी का पर्सपेक्टिव यानी लेंस। हमने एक वीडियो किया था, इसेंस ऑफ इथिक्स इंटीग्रिटी, इसके पहले वाला। तो वो वीडियो में मैंने बोला था कि अगर वो आपको वीडियो एक फ्लो चार्ट पता चल जाए तो एक लिंक बैठेगी, सब ऐसा लगेगा कि सिलेबस का लगभग पोर्शन जो है बेसिक वो कवर हो गया है। तो ये भी लिंक यहाँ पे बैठ रहे हैं कि पर्सपेक्टिव जो है एक लेंस की तरह काम करता है। फिर वो लेंस क्या करती है, हमें राइट और रॉन्ग के बारे में बताती है। यहाँ पे सोसाइटी के बारे में बोल रहे हैं हम, तो राइट और रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू सोसाइटी। तो इसी इथिक्स जनरली हम क्या कहेंगे कि इथिक्स इज सोसाइटीज पर्सपेक्टिव टू डिसाइड द एनी एक्शन राइट और रॉन्ग। ठीक है। तो इथिक्स स्टडी क्या करता है, बेसिकली क्या होता है। तो एक्शन राइट और रॉन्ग है ये डिसाइड करने, वही पीछे वाला वीडियो। इसीलिए मैं आपको कहा था कि वो वीडियो अगर आपने बार बार अच्छे से देख लिया ना तो आपकी लिंक अच्छी बैठ जाएगी। तो इथिक्स स्टडी क्या करता है, वैल्यूज एंड गाइडलाइंस ऑफ अ सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग। ठीक है, वो डिसाइड करता है इथिक्स कि हम एज अ सोसाइटियल मेंबर कौन से वैल्यूज और गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि सोसाइटी में हम प्रॉस्परसली अच्छे से रह पाए। क्योंकि सोसाइटी, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, आप सबको पता है कि ह्यूमन सोशल एनिमल है। तो सोसाइटी में रहते समय हर आदमी का एक बेसिक इंस्टिंक्ट हो सकता है। अब उस इंस्टिंक्ट के हिसाब से अगर वो चलते जाए तो हर कोई अपनी मर्जी से चलेगा। यानी सोसाइटी में बिहेव करने के लिए हर किसी का बिहेवियर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शेप होना चाहिए, एक गाइडलाइन होनी चाहिए। किस चीज़ को हम वैल्यू दे रहे हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए, तभी जाके एक्शन एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाएगा। तो ये इथिक्स हमें वो सिखाता है।
अब जाइए, अब आप खुद को एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर इमेजिन कीजिए, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर इमेजिन कीजिए। आपको सोसाइटी को कैटर करना है। अब सोसाइटी को कैटर करना है तो सोसाइटी के रिस्पेक्ट में क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी एक्शन करेक्ट है कौन सी एक्शन रॉन्ग है, अगर यही आपको पता ना हो तो आप उस सोसाइटी को कैसे कैटर कर पाएंगे भाई? नहीं कर पाएंगे। इसलिए इथिक्स का स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो वैल्यूज वो गाइडलाइंस आपको पता लग सके, और ऐसा ना हो वो सोसाइटी ड्रिवन कर रही है एक वैल्यू की डायरेक्शन में, एक एक पर्टिकुलर गाइडलाइन फॉलो कर रही है और आप अलग ही डायरेक्शन में कुछ डिसीजन दे रहे हो। सो अल्टीमेटली वो क्योस हो जाएगा। तो सोसाइटी का क्योस भी इथिक्स की वजह से रेजिस्ट हो सकता है। अब देखते हैं आगे कि हमने देखा कि एक वैल्यू और गाइडलाइंस है ऑफ दिस सोसाइटी कहते हैं। अब ये गाइडलाइंस ये वैल्यूज कहाँ से आए हैं भाई? कहीं से तो आए होंगे ना। सोसाइटी में कहीं से तो भी वो गाइड और गाइडलाइन के लिए, वो वैल्यूज के लिए कहीं से तो भी कुछ तो भी आया होगा, तब जाके वो गाइडलाइंस बने होंगे। तो कहाँ से आए हैं? सिंपल चीज़ है कि जो नॉर्म्स सोसाइटी में फॉलो हो रहे हैं, कस्टम्स नॉर्म्स जो धीरे धीरे फॉलो करते हुए जनरेशन टू जनरेशन फॉलो हो रहे हैं, चलते आ रहे हैं, उससे कुछ गाइडलाइंस मिली होगी। ग्रेट पर्सनालिटीज रहते हैं, अब उन्होंने सोसाइटी एज अ होल को कैटर किया, तो उनके पर्सनालिटी ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया आपके लिए। अब वो एग्जाम्पल अगले जनरेशन के लिए गाइडलाइन एज अ एक्ट होंगे सोसाइटी के लिए, तो वहां से भी कुछ वैल्यूज आएंगे। जैसे कि बुद्धा ने अच्छी टीचिंग दी सोसाइटी में, तो बुद्धा के जो वैल्यूज है, जो गाइडलाइंस है, जो प्रिंसिपल्स है, वो धीरे धीरे सोसाइटी ने एक्सेप्ट किए होंगे और वो इथिकल वैल्यूज कह के आगे बढ़ते गए होंगे। रिलीजन आप देख सकते हैं, रिलीजन बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोसाइटी में गाइडलाइन लाने के लिए। हम देखते हैं कि आदमी का जुड़ाव हमेशा ही रिलीजियस अफेयर्स से होता है, तो रिलीजन एज अ मीन भी एक्ट होता है टू प्रोवाइड अ सोसाइटीज वैल्यू, और उसी वैल्यूज के बेस रहता है आपका गाइडलाइन। लॉज अगर आप देखा जाए तो आपको लगेगा ये सर्कल में घूमता है, ये ऐसे नहीं है लॉस से गाइडलाइंस आई, लॉस से कुछ वैल्यूज आए, पर्सनालिटीज ना, ये सर्कल में घूमता है। जैसे कि सोसाइटी इवॉल्व होती गई, अब उस हिसाब से लॉ भी इवॉल्व होता गया। अब लॉ से कुछ चीज़ें, जैसे कि एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है जिसमें कुछ सुपरस्टिशियस बिलीव्स इंट्रोड्यूस हुए होंगे गाइडलाइंस में, अब लॉज ने उसे एबॉलिश कर दिया। इसका मीनिंग है लॉ के वजह से नई गाइडलाइंस मिली होंगी, वैल्यूज मिली होंगी सोसाइटी के लिए। अब उसका रिवर्स भी पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि लॉज को तैयार करने के लिए इथिकल वैल्यूज का यूज किया ताकि लोग कंफर्टेबल फील कर सके वो लॉ फॉलो करने के लिए। तो ये सभी रिलीजन सोसाइटी से और सोसाइटी रिलीजन से, ये एक दूसरे को एक फीडबैक वाला लूप जनरेशन होता है यहाँ पे। तो अब एक क्वेश्चन, एक रैशनल मेंटालिटी वाले, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जनरली आना चाहिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए, सोसाइटी की गाइडलाइन हमेशा ही अच्छी होती है ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसे भी कई चीज़ें होती है, जैसे कि सती, जैसे कि विडो रिमैरेज जो है पहले नहीं होता था। वुमन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो पैट्रियार्की जहाँ पे सोसाइटी में थी तो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था, और अगर कोई वुमन, अगर जैसे आप पहले आपके मदर के जनरेशन, आपके ग्रैंड मदर की जनरेशन, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि कहीं तो भी सोसाइटी की गाइडलाइंस या वैल्यूज थी, वो उस औरत को, उस वुमन को ज़्यादा वैल्यू देती थी, वो जो कि
एक कंजर्वेटिव नॉर्म्स फॉलो कर रही हो, घूंघट, हम ये सब जो है एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग लेंस से देख रहे हैं, लिबरल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा देखेंगे कि जहाँ पे लेडीज को कल्चर के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जाता था, सबऑर्डिनेट टू मेन कहा जाता था। तो अगर वो कोई लेडीज फॉलो कर रही है तो वो सोसाइटी में जो वैल्यू है, अच्छी वैल्यू सिस्टम कही जाती थी। लेकिन आज के समय पे मूवीज में भी देखते हैं कि आज के समय में वो घर संसार वाली फीलिंग नहीं है। आज के समय पे लेडीज इक्वल डिमांड करती है, पैरिटी डिमांड करती है। तो इसका मतलब है कि ये धीरे धीरे इवॉल्व होने वाली, इवन इथिक्स भी इवॉल्व हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, नॉर्म्स इवॉल्व हो रहे हैं, एक दूसरे को फीडबैक कर रहे हैं। अब हमने देखा कि अगर सोसाइटी कंजर्वेटिव नॉर्म फॉलो कर रही है तो भाई हम इथिकली बिहेव कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, तो आपका बिहेवियर अच्छा हो गया क्या? एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, पैट्रियार्की के कुछ की एलिमेंट्स जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर अगेंस्ट वुमन शो कर रहे हैं, ऐसे कुछ वैल्यूज़ है सोसाइटी में, तो वो वैल्यूज़ इथिकल हो गए क्या? नहीं। तो ये जो गाइडलाइंस ऑफ द सोसाइटी है उसके साथ हमें स्टडी करते समय ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये गाइडलाइंस एंड वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी तो है, लेकिन वो लिंक्ड होनी चाहिए किससे? यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ से। अब आप कहोगे कि यार ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स क्या है? तो हर सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट होने के लिए कुछ वैल्यूज़, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और जो कॉमन, ये सब अलग अलग सोसाइटी है जहाँ पे उनका ओवरलैप हो रहा है, ऐसी कॉमन वैल्यूज़ मैंने एब्स्ट्रैक्ट किया। और वो वैल्यूज़ जैसे कि जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। हर सोसाइटी में इस प्रिंसिपल्स को हमेशा हाई वैल्यूज मिलनी चाहिए, होती ही है। तो अगर आपकी गाइडलाइंस ऑफ द सोसाइटी यानी इथिकल नॉर्म्स यूनिवर्सलिस्टिक प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं तो वो हम कहेंगे एक्शन इथिकल है। ऐसे नहीं कोई भी एक्शन को इथिकल कहेंगे जस्ट बिकॉज कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स राइट और रॉन्ग में आ रहे हैं, यानी लिंक्ड होने चाहिए वो यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू और प्रिंसिपल को। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है कि ये सब चीज़ें कैसे ओवरलैप हो रही है इथिक्स प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए आप कैसे कि नॉर्म्स से, रिलीजन से आई, लॉ से आया, ये फीडबैक यहाँ से गाइडेंस और वैल्यूज़ आते गए, यूनिवर्सलिस्टिक प्रिंसिपल है। ये सब का जहाँ पे एक कॉमन पॉइंट आया है तो ये बना है हमारा इथिक्स, जो हमें स्टडी करना है, काम वाला इथिक्स अपने। ठीक है, तो हम कभी भी इथिकल बिहेवियर और इथिकल कंडक्ट की अगर बात करें केस स्टडी में भी, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कंजर्वेटिव या कोई जो पिछड़ी हुई, हम जजमेंटल नहीं कह रहा हूँ, एक पिछड़ी हुई कोई एक रीत है समाज में, तो वो मतलब इथिकल कंडक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे हम यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़ और प्रिंसिपल ध्यान में नहीं रख रहे हैं। तो ये दोनों जब मिक्स होंगे तभी जाके वो एक्शन इथिकल एक्शन कहलाएगी। समझ में आया? तो इथिक्स के लिए एक थोड़ा सम अप देखेंगे कि सोसाइटी का पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, राइट रॉन्ग, सोसाइटी के हिसाब से जो वैल्यूज़ है राइट रॉन्ग, वो एक्शंस हम डिसाइड करेंगे कौन सी बराबर है कौन सी गलत है, बस उसके साथ यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू प्रिंसिपल्स भी फॉलो होना चाहिए। ये दोनों टर्म मैंडेटरी है, तब जाके हम कहेंगे कि हमारी एक्शन इथिकल है। अब आपको एग्जाम्पल से ये सब चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि एक बच्चा है जो पैदा हुआ है, तो एकदम क्लीन स्लेट, क्लीन है एकदम, यहाँ पे क्लीन है, जो सोसाइटी से परे है, जिसे कुछ पता नहीं है। अभी जो पिछले वाले वीडियो में हमेशा वो देता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा पिछले वीडियो से कैसे लिंक करना है, वो जो मेन वीडियो मैंने पहले ही डाला था उस वीडियो से। अभी ये क्लीन स्लेट है, उसके बाद धीरे धीरे
हमने देखा कि ब्रेन्स कैसे नीड सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा ये बॉडी को अगर प्रोटेक्ट करना है तो नीड, ये बॉडी की नीड सेटिस्फाई करने के लिए ब्रेन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फिर वो कैसे लिंक करता है खुद को। अब सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन होना इसका ज़रूरी है, तभी इसकी सर्वाइवल पॉसिबल हो पाएगी, नहीं तो ये तो बच्चा तो मर जाएगा ना। तो सबसे पहला मेंबर कौन ऐड होते हैं इसको सर्वाइव करने के लिए या किसी ह्यूमन बीइंग को? उसके माता पिता, उसकी फैमिली। तो सोसाइटी का नॉर्म सबसे पहले हमें पहले कौन सिखाता है? हमें हमारे माता पिता सिखाते हैं, हमारी फैमिली सिखाती है। फैमिली हमें इंट्रोड्यूस करती है वो नॉर्म्स और गाइडलाइंस से जो कि हम सोसाइटी में फॉलो करने हैं। अगर हमें वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया, जैसे हमने देखा कि हमारा इंस्टिंक्ट कुछ कह रहा है और सोसाइटी का वैल्यू और नॉर्म दूसरा है। बचपन में हमने देखा होगा कि बड़ों के पैर छूने चाहिए, या फिर कुछ चीज़ आपने चुराई होगी तो माता पिता ने डांटा होगा, आपको मारा भी होगा। मे बी आपको ये बताया होगा कि शेयरिंग इज़ अ केयरिंग, दूसरों के साथ शेयर करना, केयर करना ये अच्छी बात है। तो ये जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे सीख रहे हैं, आदमी तो सेल्फ सेंट्रिक होगा, लेकिन ये सोसाइटी को प्रिजर्व करने के लिए फैमिली जो कि प्राइमरी एलिमेंट है सोसाइटी का, वो आपका सोशलाइजेशन कर रही है। और वहाँ पे ही आपका इंट्रोडक्शन होता है इथिक्स से, इथिकल वैल्यूज से। किस वैल्यू को हमें इम्पोर्टेंस, अब ये इंडिविजुअल फॉलो क्यों करेगा ये वैल्यूज? उसके सर्वाइवल के लिए, उसके सिवा उसका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। उसके जो बेसिक नीड है, हमने देखा था कि उसकी जो बेसिक नीड है वो नीड कैसे फुलफिल करेंगे। जैसे बेसिक नीड हमने देखा था साइकोलॉजी वाली, साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल नीड है, शादी भी करनी है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है, शादी भी करनी है, तो भी सोसाइटी के मेंबर के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, कोई और ही चाहिए। अकेला प्रोक्रिएशन नहीं करेगा आदमी। या फिर उसको रहना है, लव एंड बिलोंगिंग की उसको ज़रूरत होती है, तब भी सोसाइटी की ज़रूरत है। यानी सोसाइटी में रहने के लिए उसको ये सोशलाइजेशन सीखना ही पड़ेगा। अदरवाइज सोशलाइजेशन सीखना पड़ेगा सोसाइटी में क्या रॉन्ग है, क्या राइट है सोसाइटी के हिसाब से। इसीलिए ये वैल्यूज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं, इथिकल वैल्यूज़। हमें राइट और रॉन्ग एज पर सोसाइटी हमें यहाँ पे पता चल जाता है। अब आदमी और थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पे कोर्जन क्या एक्ट हुआ? अगर आपने इथिकल वैल्यूज़ अगर फॉलो नहीं किया, या फिर अगेंस्ट ऐसा कोई बहुत डेंजर वाली जो कि अगेंस्ट द सोसाइटी है, कोई क्राइम कर लिया या बचपन में कुछ छोटी मोटी चोरी कर ली, ये कर लिया, तो कोर्जन कौन एक्ट करता है? फैमिली एक्ट करता है, स्कूल भी एक्ट करता है। अगर आपने इथिकल वैल्यूज़ सोसाइटी की अगर ब्रेक कर ली तो आपने पनिशमेंट सुना होगा, टीचर्स देते थे। तो ऐसे ही छोटी मोटी पनिशमेंट। अब आप बड़े हो गए, तो अब बड़े होने के बाद फैमिली, फ्रेंड्स, इनका दबाव आप पे नहीं रह पाएगा। तो एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग आप वो नॉर्म्स फॉलो करें। हमने देखा कि जो लॉ है और इथिक्स है, लॉ फॉर्म करने के लिए इथिक्स और उसकी जो वैल्यू प्रिंसिपल है वो हम कभी नहीं भूलते। अगर ऐसा हुआ तो आदमी प्रोटेस्ट करेगा। आपने देखा होगा कि लॉ विदाउट इथिक्स फॉर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो वैल्यूज़ और वो प्रिंसिपल्स अगर हमें रिफॉर्म भी करना है सोसाइटी में, तो हमें लॉ में चेंज करने के लिए अगर वो स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करना है तो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर जाके लोग सीख पाएंगे, नए वैल्यूज़, नए प्रिंसिपल जैसे इंट्रोड्यूस होंगे और उनको पता लगेगा ये सोसाइटी के लिए ये ठीक है, अच्छे है, तब जाके। अब ये लॉ मैंने फॉर्म, यहाँ पे कोर्जन कौन एक्ट करेगा? अगर मैंने लॉ ब्रीच किया, लॉ भी इथिक्स का ही पार्ट है। लॉ भी इथिक्स का ही पार्ट है इन द सेंस कि लॉ बनाने के लिए इथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हमने यूज किया है, जैसे कि जस्टिस बेसिक प्रिंसिपल है, इक्वालिटी, और वल्नरेबल सेक्शंस के लिए कुछ अच्छा सा लॉ लाना। ये सब चीज़ें क्यों पॉसिबल हो चुकी है? इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है, लॉ बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन हम करते हैं कि हमारा सोल स्पिरिट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी क्या है? इथिकल प्रिंसिपल्स पे भी बेस है।
क्योंकि जो हमने प्रियम्बल देखा है वहाँ पे कितने सारी वैल्यूज लिखी है, आप देखिए वहाँ पे ब्रदरहुड और कौन कौन सी वैल्यूज है आपको पता होगा ना, इक्वालिटी, जस्टिस, यस, वो सभी। अब कोई एक मेंबर और एजेंट वो अगर नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर उसको कोअर्जन चाहिए, नहीं तो फिर हर किसी के इंस्टिंक्ट के हिसाब से अगर सोसाइटी चलने लगे तो केओस हो जाएगा, एनोमी आ जाएगी सोसाइटी में। तो फिर लॉ जो है वो आपको कोअर्जन एक्ट करता है। इथिकल, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये लॉ है, ये फैमिली है, तो आपके ऊपर प्रोसीजर में कैसे कैसे धीरे धीरे इथिक्स इंट्रोड्यूस हुआ है, आपके साथ इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये बताने के लिए मैंने एग्जाम्पल्स दिए कुछ। अब मोरालिटी पे चलते हैं। तो मोरालिटी क्या है? तो मोरालिटी कुछ नहीं भाई, मेरा इनर इंस्टिंक्ट है ना, मेरे अंदर वाला, या अभी अपन ने सोसाइटी मतलब बाहर वाला देखा था, तो मेरा इनर इंस्टिंक्ट के वजह से मेरे कुछ प्रिंसिपल्स बने हैं। मैंने वो वापस जाइए वो एसेंस ऑफ इथिक्स के वीडियो पे, इनर इंस्टिंक्ट डेवलप आइडियाज़ की वजह से हुआ, बिहेवियर, पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड। तो मेरा सोसाइटी को देखने का नज़रिया और उस सोसाइटी में होने वाली चीज़ें राइट और रॉन्ग है कि नहीं है, ये मेरा मोरल कंपास है, खुद का है। अब जो राइट और रॉन्ग मेरे खुद के प्रिंसिपल से है, जो मैं मान रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है वो सोसाइटी भी मान ले। मतलब इसका मतलब ये है यहाँ पे मोरालिटी और इथिक्स अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? क्यों आया? क्योंकि वो सोसाइटी के हिसाब से नॉर्म है। ये जो वैल्यूज प्रिंसिपल है ये मैंने खुद से, मेरे खुद के, अब ये डेवलप कैसे हुए वो हम देखेंगे, वो सब्जेक्टिविटी देखेंगे, इंटरेस्टिंग है आगे, आप देखिए। अब ये तो हो गया मोरालिटी, हमने देखा कि खुद के इंस्टिंक्ट। अब ये जनरेट कैसे होते, तो मैंने सोशलाइजेशन आपको ऊपर ही बताया था। अब मोरालिटी कैसे शेप होती है आपकी, आपके खुद के प्रिंसिपल्स कैसे शेप होते हैं, आपको ध्यान में आया बेसिक डिफरेंस कि वो भी प्रिंसिपल है, वो भी वैल्यूज़ है, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी वैल्यूज़ है, लेकिन वो सोसाइटी के हिसाब से है राइट और रॉन्ग, और ये इंडिविजुअल के हिसाब से। और सोसाइटी के हिसाब से जो राइट रॉन्ग है वही इंडिविजुअल के हिसाब से हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए काफ़ी बार हम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं कि अगर कोई लड़का किसी एक सोसाइटी से, ये एग्जांपल हम थोड़ी देर बाद अगर मोरालिटी खत्म करने के बाद में दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। पहले देखते हैं कि शेप कैसे होती है मोरालिटी। तो एक बेसिक प्रिंसिपल आपने खुद सुना होगा, और वही है कि जो बेसिक नीड है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो पूरे करने हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बॉडी है, बॉडी को नीड पूरी करनी है। अब मैं इनर पे जा रहा, अब मैं एक्सटीरियर और सोसाइटी पे था इथिक्स के टाइम, अब मैं इनर आया हूँ अपने खुद के अंदर। तो मेरी मोरालिटी शेप कैसे हो रही है, देखिए। मेरे इनर इंस्टिंक्ट है जो मेरे नीड में जो फुलफिल करनी है। अब सेल्फ प्रिजर्विंग बिहेवियर आदमी का रहता है, ये तो आपको पता ही है कि खुद को प्रोटेक्ट करना। हम हमारी खुद की नाक बंद करके खुद को मार नहीं सकते। सेल्फ प्रिजर्वेशन बिहेवियर अपने जेनेटिक्स में रहता है। और समम बोनम प्रिंसिपल, ये है नेचुरल टेंडेंसी ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर माइंड, ऑफ आवर होल नेचर कि हम अल्टीमेट हैप्पीनेस सीख करते हैं, यानी कि हम हमारी लाइफ बेस्ट पॉसिबल वे से रहने की कोशिश करेंगे। अब ये चीज़ें, और इन चीज़ों के साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, वो फैक्टर की एलिमेंट है सोशलाइजेशन। तो ये चीज़ें मतलब जो इनर इंस्टिंक्ट है और मेरा सोशलाइजेशन और वैल्यू के साथ जो जुड़ाव हो गया था बचपन से, मैं क्लीन स्लेट था, मैंने बोला था बॉर्न होते समय, उसके बाद जो जुड़ाव हो गया है तो सोशलाइजेशन हो गया मेरा। तो सोशलाइजेशन वो क्यों हुआ? क्योंकि मुझे एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी एक्ट करना था। क्यों एक्ट करना था? क्योंकि एक सोसाइटी मेरे काफ़ी नीड सेटिस्फाई करेगी आगे चल के। तो मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ उस सोसाइटी की कुछ नॉर्म्स और वैल्यूज़, जनरली वो नॉर्म्स और वैल्यूज़ मेरे कोर बिलीफ्स बन जाएंगे। अपने वही वीडियो वापस, मेरे कोर बिलीफ्स बन जाएंगे, कोर आइडियाज़ बन जाएगी, और वही
चीज़ मेरी नीड सेटिस्फाई करेगी एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो इसीलिए सोशलाइजेशन ये भी चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टू जनरेट मोरालिटी और शेप्स और मोरालिटी। अब इस सब से मेरी मोरालिटी जनरेट होगी। तो मैं बोल रहा था कि एक एग्जाम्पल मोरालिटी ख़त्म होने के बाद आपको दूंगा, अब चांस है। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ के इथिकल प्रिंसिपल्स जो थे, मेरा सोशलाइजेशन वहाँ पे हुआ, मेरी अपब्रिंगिंग वहाँ पे हो गई थी। तो मैंने कुछ कोर प्रिंसिपल्स थे मेरे कोई कोर प्रिंसिपल्स थे। अब जैसे कि किसी भगवान को मानना या कोई कस्टम फॉलो करना, तो वो इससे मेरे अंदर के इंस्टिंक्ट एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी मुझे एक्ट करना था। तो बचपन से मेरे में वो कोर बिलीफ्स, जो कोर आइडियाज़ हैं, वो रिपीटेटिवली आते गए, और रिपीटेटिवली आने की वजह से मैंने वो कोर बिलीफ्स जो है, वो मेरा मोरल कंपास एक्ट करने लगा। वो प्रिंसिपल्स मैंने राइट और रॉन्ग उसी हिसाब से देखना, वही पर्सपेक्टिव से देखने को स्टार्ट कर दिया, राइट और रॉन्ग। अब मैं किसी दूसरी सोसाइटी में इन्वॉल्व होने के लिए गया। अब मैंने वहाँ जाके जाना कि उनके प्रिंसिपल्स अलग है, उनकी वैल्यूज़ अलग है, उसके इथिकल प्रिंसिपल्स जो है वो मेरे इथिकल पहले जो प्रिंसिपल्स थे इससे अलग है। जो मेरी मोरालिटी जो सोशलाइजेशन की वजह से शेप हो गई थी, तो वो मेरा जो मोरालिटी है, वो मोरालिटी के प्रिंसिपल्स और जो अब इथिकल प्रिंसिपल्स है नए सोसाइटी से इंट्रोड्यूस हुए, तो वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। किसी चीज़ में वो कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी मोरालिटी और इथिक्स, इनका कॉन्फ्लिक्ट भी पॉसिबल हो सकता है अगर प्रिंसिपल्स अलग अलग हो तो। ठीक है, तो जनरली ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि हम इथिक्स में हमेशा बोलते हैं कि यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़ का हम रॉड लगाते हैं साथ में, उसका तड़का दिए बिना इथिक्स हम नहीं देखते जो हमें स्टडी करना है फॉर दिस सिविल सर्विस एग्जाम। तो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग इससे हम जनरेट कर पाएंगे इस डायग्राम से, कि ये इथिकल प्रिंसिपल्स है आपके, मोरल प्रिंसिपल्स यहाँ पे है, मोरल प्रिंसिपल्स। देखिए मोरालिटी भी आपकी शेप कहाँ से हुई, बेसिक मैंने देखा अपब्रिंगिंग आपकी और सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है आपको खुद को प्रिजर्व करने के लिए। तो आप कहाँ से वैल्यू उठाओगे हो, आपको कहाँ का पता है, आपकी फैमिली से, जो आपके सर्वाइवल के टाइम, जैसे कि मेरे एक अपब्रिंगिंग, एक वेजिटेरियन फैमिली में एक बंदा बड़ा हुआ है, तो उसके मोरालिटी का प्रिंसिपल हमेशा, जो मोरल कंपास है, वो नॉन वेजिटेरियन को रॉन्ग बताएगा। क्यों? क्योंकि उसने कोर्सिव एक्शन भी फॉलो की होगी, या फिर उसके कोर बिलीफ में भी बैठा होगा कि वेजिटेरियन ही खाना अच्छा है। अगर वो फॉलो नहीं किया तो फिर फैमिली कोर्जन एक्ट करेगी, मम्मी पापा, अरे भाई वो नॉनवेज नहीं चलता हमारे फैमिली में। तो उसकी जो इथिकल प्रिंसिपल है वही उसकी मोरल प्रिंसिपल के लिए कुछ वैल्यूज शेप कर रही है। अब कोई नॉन वेजिटेरियन उसके साथ बैठेगा, नॉन वेज वाला, तो वो बोलेगा नहीं भाई नहीं, तुम्हारा जो है, तो जजमेंटल हो गया मैं यहाँ पे मेरे मोरल प्रिंसिपल्स की वजह से, जो मेरे उस फैमिली के इथिक्स के प्रिंसिपल्स की वजह से मेरे मोरालिटी शेप हो गई। अब ये मोरालिटी मुझे जजमेंटल बना रही है, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल्स के साथ वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टडी करते समय हमेशा यूज़ करते हैं इथिकल बिहेवियर या मोरल कंडक्ट। ये चीज़ें हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये कंसिडर करने की ज़रूरत है क्यों इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, या फिर क्या प्री कंसेप्शन है ये यूज़ करने के पीछे। तो ये पार्ट है जहाँ पे हम कहाँ पे ये इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। और काफ़ी बार जो केस स्टडीज़ हम डील करते हैं ये यूपीएससी की, या फिर और जो भी वैल्यू सिस्टम डील करते हैं, ये यहाँ का जो तीनों का इंटरसेक्शन है, जहाँ पे आपका इथिक्स जो मिक्स होता है यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू प्रिंसिपल्स के साथ, और वहाँ पे आपका मोरल वैल्यूज़ और एटीट्यूड, ये तीनों चीज़ें जहाँ पे एक होगी, वहाँ पे हम वो इंटरचेंजेबली यूज़ कर पाएंगे इथिकल कंडक्ट, मेरी मोरालिटी और मेरा यूनिवर्सल वैल्यूज़।
का एक रूप। समझ में आया? तो इस वीडियो में आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अब कि इथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है। अब आगे जाके आगे और कंसेप्चुअल वीडियोस हम बनाएंगे जो इसके एप्लीकेशन के ऊपर बेस रहेंगे, लेकिन ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए इथिक्स क्या है, कहाँ से वो जनरेट हुआ, और मोरालिटी क्या है, मोरल प्रिंसिपल्स क्या है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कब आ सकता है, और यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू क्यों ज़रूरी है मोरल प्रिंसिपल्स को डिसाइड करने के लिए। एक एक कॉमन जो हम लिबरल सोसाइटी इमेजिन करते हैं, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी इमेजिन करते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो क्यों ज़रूरी है ये सब वैल्यू प्रिंसिपल्स। तो इसके लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट इथिक्स और मोरालिटी ये जानना ज़रूरी था। तो दोस्तों, अगर मुझे लगता है कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, बता भी सकते हो, वीडियोज़ में पर्सनली भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि आपको इथिक्स और मोरालिटी ये दोनों भी चीज़ अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और मैं भी खुद से लाता रहूँगा ताकि आपकी डीप और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो एप्लीकेशन पार्ट आप एकदम आसानी से दिमाग लगा पाएंगे। ये चीज़ें मगब करने वाली है ही नहीं। तो बस यही कहना चाहता हूँ, बस अच्छे से कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखिए ताकि आप एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज या केस स्टडी सॉल्व कर पाओगे आगे। ठीक है? तो बस यही कह के वीडियो एंड करता हूँ, और लास्ट में वही कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप ऐसे ही अच्छे कमेंट्स, रिव्यूज़ और रिस्पॉन्स देते रहिएगा। थैंक यू।